मनोज जी, पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है। मॉनसून सेशन की शुरुआत होने जा रही है। एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने के पूरे प्रयास में है, वो 2/3 मेजॉरिटी की कोशिश में है। क्या इंडिया अलायंस इंटैक्ट दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो संख्या पिछले सत्र के दौरान 230 थी, वो घटकर अब 204 पर आ गया है इंडिया ब्लॉक। मीनाक्षी जी, इस पर लगातार लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं। ये जो आप कह रही हैं कि एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सहमत हूं। लेकिन लोकतंत्र में कई दफे ये होता है कि जब कोई एक पार्टी ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है तो लोकतंत्र की ताकत खत्म होती है। हम और आप भी वोटर हैं। हम और आपने भी किसी को वोट किया होगा। ए को वोट किया होगा, बी को खारिज करके। और अगर मेरे वोट से चुना व्यक्ति जिस पार्टी को हमने खारिज किया, अगर वो उस पार्टी में शामिल हो रहा है, तो इसे मैं लोकतंत्र की में किसी पार्टी की ताकत बढ़ने के रूप में कतई नहीं देख सकता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इस बात को लिख चुका हूं कि ये प्रवृत्तियां अगर न्यू नॉर्मल हो गई हमारी राजनीति में, हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, तो फिर चुनावों का, चयन का, मल्टी पार्टी सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आज जो लोग खुश हैं, ताली बजा रहे हैं कि ये चाणक्य नीति बहुत सफल हो रही है, कल को इसकी जद में वो भी आ सकते हैं। क्योंकि ये साइकिल मैं समझता हूं कि किसी एक क्षण में जाकर रुक नहीं जाता है। उस संदर्भ में मैं मानता हूं कि अगर आप मुझसे पूछती हैं कि इंटैक्ट रह पाएगा कि नहीं, तो अभी हाल में एक पीस मैं लिख रहा था। हमारे इस नई पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं है, दो कॉफी मतलब रेस्तरां हैं, संगम 1 एंड संगम 2। तो अब तो ये भी एहसास हुआ करेगा प्रतिदिन कि अभी जिसके साथ कॉफी पी रहा हूं और काफी वैचारिक लेवल पर बात हो रही है, कॉफी खत्म होते होते वो व्यक्ति विशेष इधर है या उधर है। ये एक व्यक्ति को लेकर के ही या व्यक्तियों के समूह को लेकर के चिंता नहीं है। सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये लेकिन बात नैतिकता की हो गई और नैतिकता की परिपाटी से राजनीति में नफा नुकसान। जी नहीं मीनाक्षी जी, मैं नैतिकता की बात ही, मेरे पूरे आर्गुमेंट में नैतिकता नहीं है। मेरे पूरे आर्गुमेंट में है कि वोटर का डिसीजन, जो लोकतंत्र को मतदाता महफूज रखता है, अगर मतदाता के निर्णय को पलट दिया जाए तो ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की मौलिकता का सवाल है। और मैं दो लोगों को कोट करता हूं, दोनों लोग विपरीत परिस्थिति के थे, विपरीत दलों में, विग और टोरी, बेंजामिन डिज़रेली एंड ग्लैडस्टोन। और वो चूंकि हमारे यहाँ वही मॉडल है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। दोनों लोगों ने विपक्ष की जो अहमियत बताई थी, अगर उसके खात्मे की एक कवायद शुरू हुई है चाणक्य नीति के तहत तथाकथित ताकत बढ़ाने की, तो ये नैतिकता का सवाल कतई नहीं है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्टोरेट की स्वायत्तता, उसकी ऑटोनॉमी, वो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोज जी, वो आप मुझसे और ज्यादा बेहतर समझते हैं, आपका पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस भी है और पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं तो उस नंबर गेम को समझना चाह रही हूं। मैं डिलिमिटेशन बिल की बात करती हूं। मुझे नहीं पता, अभी सरकार ने बताया भी नहीं है कि वो इसे फ्लोर पर कब लेकर आएगी, पार्लियामेंट शुरू होने के साथ साथ लेकर आ जाएगी, बीच में लाएगी या अंत होते होते लाएगी, लेकिन लाएगी जरूर, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और इसमें जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, मैं इंडिया ब्लॉक की ही एक पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के ही बयान को कोट करते हुए आपसे पूछूं, तो ये एक संकेत दे रही है कि यदि सरकार 50% का फॉर्मूला लागू करती है तो ऐसी परिस्थिति में समर्थन दिया जा सकता है। मीनाक्षी जी, हालांकि मैं नॉर्थ इंडिया का हूं, बिहार का हूं, और मुझे पता है कि 50% इंक्रीज से हमारे यहाँ 40 से बढ़कर के लोकसभा की सीटें 60 हो जाएंगी, विधानसभा की तकरीबन 364-65 हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश में ये 120 हो जाएगा और वहां की विधानसभा 650 के आसपास चली जाएगी। लेकिन डीलिमिटेशन के साथ साथ एक जो फेडरल बैलेंस है इस देश का,
क्या मीनाक्षी जी को, इंडिया टीवी को, मनोज झा को, चाहे हम नॉर्थ इंडिया बेस्ड लोग ही हों, क्या हमें दो आइनों को सामने रख करके बात नहीं करनी चाहिए? एक फेडरल बैलेंस, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये मैथमेटिकल प्रोपोर्शनैलिटी और साइकोलॉजिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज में एक बहुत बड़ा फासला होता है। तो एक बार पूरा मसौदा आए, बगैर मसौदे के मैं समझता हूं कोई टिप्पणी करना, क्योंकि पिछली बार भी मसौदा नहीं था। साइकोलॉजी में एक चीज होती है ग्रेप वाइन की तरह कोई चीज चलती है तो फिर उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि आज की डेट में जो स्थिति है, हम नहीं चाहते हैं, हमारी तो क्रिकेट टीम तक को लोग नॉर्थ साउथ में बांट चुके हैं। जब जिस देश में इतनी चीजें, चुनौतियां हो, तो हर एक कदम हमें बहुत सावधानी से फूक फूक करके रिप्रेजेंटेशन की अहमियत, साथ ही फेडरल बैलेंस को मेंटेन करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार में यूपीए, एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो या कोई तीसरा हो। नहीं, लेकिन 84वें संविधान संशोधन के तहत मनोज जी, ये जो कि 2026 तक के लिए फ्रीज था, अगर सरकार 131वां संशोधन लेकर आती है और उसे आगे तक के लिए फ्रीज करने का प्रावधान करती है, तो इस पर आरजेडी को या इंडिया ब्लॉक को ऐतराज क्यों होगा, मैं ये समझना चाहती हूँ। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने कहा, लेकिन मैं फिर और स्पष्ट करके कहूं, हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन में दुरूह चीजें हो गई हैं। एक एमपी के पास 20, 22, 24 लाख, 28 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो लिटरली मैनेजेबल नहीं है। वो वोट मांगने भी नहीं जा सकता हर विधानसभा के हर ब्लॉक में, कस्बे में। लेकिन क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी चर्चा अंबेडकर, नेहरू, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात हुई थी कि जो एक इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम अक्सर ऊपर से नीचे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि डिलिमिटेशन में भी नीचे से ऊपर जा करके एक संतुलन बनाने की कोशिश हो। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं अक्रॉस 50%, ये देखिए, सुनने में आपको लगेगा कि ये बहुत सही है, 4 वाला 6 हो जाएगा, 8 वाला 12 हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है अभी के बैलेंस में, और जो प्रपोज्ड, अभी जो सुन रहा हूं, प्रपोज्ड कहीं कागज पे नहीं है, जो सुन रहा हूं उसमें वो फासला और बढ़ेगा। इसलिए कोई भी फैसला जिससे फासला बढ़े और हमारे फेडरल बैलेंस, उसकी सेंसिटिविटी पर आघात हो, उसमें बैठ करके बहुत संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है। इसका आंसर मैं आपके समक्ष बैठ करके यस और नो, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मैं दूंगा तो ये उचित नहीं होगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन पर्सपेक्टिव हर तरीके का दर्शकों के सामने आना चाहिए, इसलिए चर्चा का मकसद भी यही है। अब जैसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही यदि ये होता है, जिस पर डीएमके ने पिछली मर्तबा ऐतराज जताया था, तो ये ऐतराज तो अगर 26 में भी जनगणना हो जाती है तो भी ऐतराज दक्षिण के राज्यों का यही होगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में दक्षिण और उत्तर में एक बहुत बड़ा फासला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मौजूदा फॉर्मूला है, मैं इसकी आपत्ति समझना चाह रही हूं, क्योंकि आज मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेती हूं मनोज जी, इसलिए मैं ये चर्चा करना चाह रही हूं, क्योंकि डीएमके के बारे में जो हम सुन रहे हैं कि बीजेपी उन्हें भी मनाने की कोशिश में है, स्टालिन से बातचीत हो रही है, 50% का फॉर्मूला अगर लागू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो सपोर्ट कर भी सकती है या टैक्टिकल सपोर्ट भी कर सकती है। मैं फिर इसे नंबर गेम पर चूंकि लेकर आ रही हूं मनोज जी। मीनाक्षी जी, मैं आपको कहूं, चूंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो हम लोगों ने जब 70s की पॉपुलेशन पॉलिसी को पढ़ाया था तो ये कहा गया था डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर मुझे याद है, इट वाज 5th 5-year प्लान या कुछ, तो डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और साउथ के स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी आशंका है कि आवर परफॉर्मेंस ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। ये उनकी आशंका है, उनकी आपत्ति है। उनकी आपत्ति को बैठ के सीधे खारिज कर देना या सुनना, या एक बेहतर फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश करना जो सिर्फ पॉपुलेशन को ना ले, सिर्फ पैरामीटर्स जो डेवलपमेंट के हैं उसको ना ले, एक
बास्केट ऑफ पैरामीटर्स, और वो तभी होगा ना जब सरकार विपक्ष के साथ, तमाम विपक्ष, और सिर्फ विपक्ष नहीं, ऑल स्टेक होल्डर्स उनके साथ संवाद करे। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि वो संवाद की परिपाटी किसी भी बिल में, इंक्लूडिंग द वंस विच आर सेंट टू जेपीसी, वहां भी संवाद नहीं होता है। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स तय करिए, ताकि साउथ के स्टेट्स को भी ना लगे कि उनके परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिलने की बजाय उनके साथ नाइंसाफी हुई है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये इन आपत्तियों को खारिज करने से बेहतर होगा कि उनको सुना जाए, लिसनिंग नॉट हियरिंग। लिसनिंग। लेकिन मैं सर इसलिए नंबर पर आ रही हूं कि अभी जो मुझे संख्या दिखाई दे रही है, टीएमसी के 20 सांसद जो अन्य दल को ज्वाइन करते हुए एनडीए को सपोर्ट कर चुके हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, 9 में से 6 सांसद वो एकनाथ शिंदे की सेना को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जो पिछली मर्तबा एनडीए का आंकड़ा पिछली वोटिंग के हिसाब से मैं यहाँ दर्शकों के सामने रख रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ, जो 298 का था वो अब बढ़कर 324 तक आ गया है। इसमें यदि डीएमके का टैक्टिकल सपोर्ट मिल जाता है, शरद पवार की पार्टी से यदि 8 सांसदों का, क्योंकि वो 50% वाले फॉर्मूले पर कुछ सहमति के संकेत दे रहे हैं, ये हो जाता है तो बहुमत से मात्र 6-7 कदम ही एनडीए दूर रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में इंडिया ब्लॉक कैसे काउंटर करेगा? देखिए, ये हम पूरी बातचीत हमारी थोड़ी स्पेकुलेटिव भी हो रही है। 6-7 कदम पीछे रह जाएगा या 6-7 सीटें पीछे रह जाएगी, क्योंकि कदम और सीट्स में फर्क होता है। कदम तो कई और चीजों से निर्धारित होते हैं, सीट्स उस रूप में निर्धारित। नंबर 1। नंबर 2, हमने मसौदा नहीं देखा है। नंबर 3, ये भी प्रिज्यूम करके मत चलिए कि अगर सरकार ने एक कन्विंसिंग बास्केट, जो मैंने पूरी अपनी अगर पीछे आपसे बातचीत में कहा, अगर उस तरह की चीजों के लिए तैयार होती है, तो क्या हम ये नहीं जानते हैं कि डिलिमिटेशन आज के समय की आवश्यकता है? तो उस संदर्भ में देखा जाए। अब आइए बात करते हैं। आरजेडी कैन सपोर्ट सर इन दैट केस। मीनाक्षी जी, मैं वैसे लोगों में नहीं हूं जो स्पेकुलेशन पे यस और नो तुरंत बोलूंगा, अनलेस आई सी द फाइन प्रिंट। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि टीएमसी के सांसद, मुझे नहीं लगता मीनाक्षी जी, आप गूगल करिए, किसी से पूछिए, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी टूटती है और वो जिस पार्टी में विलय करती है उस पार्टी का नाम ना मीनाक्षी जी ने उस दिन से पूर्व सुना था, ना मैंने उस दिन से पूर्व सुना था। और अगर इन सब को हम कहें कि ये हमारे लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत कर रहा है, चाणक्य साहब आकर के सब चीज ठोक ठठा करके दुरुस्त कर रहे हैं, तो ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है, ताली बजाने का विषय नहीं। अच्छा, चर्चा एक ये भी है मनोज जी कि जो एनडीए ये नंबर्स का इंतजाम कर रही है, उसमें नजर उनकी आपकी पार्टी आरजेडी पर भी है, और वजह है इसके पीछे अभय कुशवाहा जी, जो कि लोकसभा में आरजेडी दल के संसदीय नेता भी हैं। सम्राट चौधरी से हाल में उनकी मुलाकातें भी खूब चर्चा में रही, जाति से वो कुशवाहा भी हैं। ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीसा भारती जी को छोड़ के बाकी जो 3 सांसद हैं वो इस बिल पर एनडीए का समर्थन कर दें। स्पेक्युलेशन है, बट जो हो रहा है वो मैं भाई आपके सामने रख दे रही हूँ। मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक किसी के ट्विटर हैंडल से वो तस्वीरें चली, और उसके बाद लोगों ने स्पेकुलेटिव पीसेस लिखना शुरू कर दिया। अगर सार्वजनिक जीवन में किसी से मिलना, किसी के साथ तस्वीर आना इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं समझता हूं कि कई बड़े नेताओं के साथ जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, लोग मिलते हैं, उन तस्वीरों के आधार पर अगर हम कहानियां बनाने लगे या डेफिनेटिव स्टोरी लिखने लगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं मीनाक्षी जी, ऑन रिकॉर्ड, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई नो माई लीडरशिप, आई नो माई पार्टी। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। अभी भी बिहार की सबसे बड़ी इंडिविजुअल पार्टी हम हैं, वोट शेयर और हर तरह की ताकत में। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें
एक इबारत नहीं लिख सकती हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, आई एश्योर यू। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट के सेशन में क्या होता है। एक और सीट जिसकी बड़ी चर्चा है, बांकीपुर, जो कि नितिन नवीन की सीट थी, अब वहां से कैंडिडेट बदल दिया गया है और प्रशांत किशोर भी अब चुनावी मैदान में है। पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार उपचुनाव वो लड़ रहे हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि भले ही वो जीते या ना जीते, लेकिन इस वक्त सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट वही दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी की जहां तक बात आती है कि वो जो नंबर 2 वाली पोजीशन आरजेडी की थी बांकीपुर में, वो अब उसके हाथ से जा रही है। मीनाक्षी जी, दतिया में भी उपचुनाव हो रहा है। मैं दतिया की चर्चा नहीं सुनता हूं बिल्कुल। अरे बिल्कुल, हम तो खूब चला रहे हैं सर, नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू से लेकर उनका दर्द। नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू, उनका दर्द और उनकी तल्ख क्या कहूं, उनकी पीड़ा, वो सब दिख रहा है। देखिए, बांकीपुर को लेकर के जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है, उसको मैं हाइप मानता हूं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में मैं मानता हूं कि कोई हाइप अगर क्रिएट किया जाए ना, तो वो 1 हफ्ता 10 दिन सस्टेन होता है। महत्वपूर्ण अवयव उसमें है कि बीजेपी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। आपको और हमको आज तक नहीं पता कि कैंडिडेट क्यों बदला गया। नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज देयर। बल्कि मैं तो ईश्वर का शुक्र अदा कर रहा था, उस दिन मैं पटना में था लास्ट डे नॉमिनेशन की, कहीं तीसरा ना आ जाए, क्योंकि दूसरा भाई पसंद नहीं आया, आप तीसरा लाके देखो। महत्वपूर्ण ये है कि बांकीपुर के उपचुनाव में लोग ट्रेंड से अलग हट करके वोटेंगे। हम नंबर 2 पे थे, फासला जरूर था नंबर 1 और नंबर 2 का, लेकिन हम एक हो सकता है आपको नतीजे के दिन आपको चौंकाने वाला नतीजा है। हमें जो लोग खारिज मान रहे हैं, शायद बिहार की राजनीति वहां की मिट्टी से वाकिफ नहीं है। मनोज जी, पार्लियामेंट का सत्र, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, सोमवार से उसकी पहली तारीख है। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, इंडिया अलायंस कितना तैयार है? राहुल गांधी क्या सभी दलों से लगातार संपर्क में हैं? क्या तेजस्वी यादव से वो चर्चा कर रहे हैं? किस तरीके से इस मसले को लेकर आगे बढ़ा जाए? देखिए मीनाक्षी जी, जब कोई सत्र होता है, हालांकि मानसून सत्र के बारे में एक मैं लाइटर वेन में एक चीज कहूं कि बाहर बारिश हो या ना हो, सदन में बहुत बारिश होती है। तो पिछले कुछ मानसून सत्र को मैं वॉश आउट होता हुआ देख रहा हूं, और अक्सर मैं मानसून सत्र को लेकर के बड़ा चिंतित रहता हूं, क्योंकि सरकार के अंदर भी एक संवाद की परिपाटी का अभाव दिनों दिन और बढ़ता देख रहा हूं। संसद में सदस्य पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, दुश्मन के नजरिए से देखने लगे हैं, जो मैं समझता हूं इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। ये अनुचित है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन नहीं है, ना देश के ना किसी पार्टी के। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि कम्युनिकेशन जारी है। एक बहुत जल्दी मीटिंग भी होगी। इंडिविजुअल स्तर पर हम सब लोगों ने अपनी तैयारियां, क्वेश्चन, स्पेशल मेंशन, 0 आवर आज ही मैंने सबमिट कर दिया है। तो आपको यकीन दिलाते हैं कि जितने मुद्दे हैं इस देश में, अभी मुद्दे तो इतने हैं कि खुद बीजेपी के लोग परेशान हैं। जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के लोग लाके कहते हैं गुड यू डिड दैट, हम नहीं उठा सकते। मैं समझता हूं संसद की वो गरिमा और बेहतर होगी, सवाल उठेंगे और जवाब मांगा जाए।